चलिए, नमस्कार सबको। आज का पॉलिटी का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रहा। कहता है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? क्लियर है? तो जवाहरलाल नेहरू एक तरफ व्यक्ति का नाम है, एक तरफ पुस्तक का नाम है। तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म लिखा है? तो नहीं। ये आपका पहला वाला ही क्या हो गया? गलत हो गया। पहला वाला ही क्या हो गया? गलत हो गया। तो आखिर किसने लिखा है? सवाल ये उठता है, आखिर लिखा किसने? तो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो है वो अमिताभ सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? अमिताभ सिंह ने लिखा है। अमिताभ सिंह ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस बात को याद रखना है। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। एक किताब कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, एक किताब का नाम है मेरी कहानी। मेरी कहानी, इसको याद रखना है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला ही जो है युग्म ये सुमेलित नहीं था, गलत था पहला वाला ही। राम मनोहर लोहिया ने विल टू पावर लिखा है और एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखा है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? देखो, निशुल्क कानूनी सहायता जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत में पहले नहीं था। बाद में इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 के क में इसको जोड़ा गया। किसको? निशुल्क कानूनी सहायता को। पर्याप्त जीविका साधन नागरिकों का अधिकार पहले से था। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ये भी पहले से था, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया। आपको बता दें कि नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करें, नीति निर्देशक तत्व की बात करें, तो यह कहां से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसकी जो चर्चा है, इसकी चर्चा भाग 4 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? आपको एगो सही बताना है। क्लियर है? एगो सही बताना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, एकदम सही है। 1946 में जो संविधान सभा चुना गया था वो प्रांतीय सभाओं के द्वारा ही चुना गया था। दूसरा ऑप्शन कहता है जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत संविधान सभा के सदस्य थे। करो। तो पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन हो गया था, तीसरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही था? तो पहला सही है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा क्या की गई थी मेरे दोस्त? तो चुनी गई थी। क्लियर है? बी ऑप्शन कहता है जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत संविधान सभा के सदस्य थे। देखो, सारे लोग भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं थे। इसी के वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1946 में हुआ था। गलत है, 9 दिसंबर 1946 में, 47 में नहीं हुआ था, जबकि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये भी हमारा गलत हो गया। तो एक आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ। क्लियर है? चलिए, संजय कहते हैं कि 10 लाख पर एक कैंडिडेट। संजय जी, यही सब करते करते आपका भी रिजल्ट नहीं होगा।
इस सब चीज को एकदम ध्यान में नहीं रखिए और प्रयास कीजिए कि अगर आपके पास समय है मेरे दोस्त और पढ़ने के लिए आए हैं तो एकदम सरस्वती माँ को संकल्प होकर के और पढ़ाई करने पे ध्यान दीजिए। क्लियर है ना? ये सब चीज कमेंट करके आप किसी का समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं दोस्त, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपना अंतरविवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। देखिए, कहता है कि वह कौन सा अधिनियम है जिस अधिनियम के तहत अगर आप एक बिरादरी के नहीं है तो भी विवाह कर सकते हैं। तो हिंदू विवाह वैधता अधिनियम में तो हिंदू हिंदू से कर सकता है, उसमें भी जाति होता है। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम ये अंतर विवाह से संबंधित है नहीं, छुआछूत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम जो है वो अपने अंतर विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ भी विवाह करने की अनुमति देता है। क्लियर है? भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में अगर किसी भी पार्टी को अगर राष्ट्रीय दल की मान्यता चाहिए होगा तो प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितना मत प्राप्त करना चाहिए? तो एकदम आज के बाद से इसको याद रखिएगा, 6% वैध मत चाहिए। कितना में? तो कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में जो चुनाव होगा, कम से कम 4 या उससे ज्यादा राज्य में जो चुनाव होगा उसमें पड़े कुल वैध मत का अगर 6% तो पार्टी लाती है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल घोषित किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? योजना का विषय किस सूची में आता है? तो योजना जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची जो है ये कहां के संविधान से लिया गया है? तो मेरे दोस्त ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में अगर हम बात करें तो पहले इसमें 47 विषय थे पर बाद में 5 विषय को जोड़ दिया गया। अभी इसमें 52 विषय हैं। इस बात को याद रखिएगा। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बिल्कुल सही है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में हुआ था, यह भी सही है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 में हुआ था, यह गलत है। यह अधिनियम हुआ था 2005 में। बोलिए, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही नहीं है पूछा था, गलत कौन सा है? तो सी गलत हो जाएगा। करंट अफेयर जिसका नाम है तहलका बैच 24 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, मतलब जो पूरा साल बीत गया, 2024 अभी खत्म होने वाला है। इस पूरे साल में जो भी करंट अफेयर है प्लस जनवरी से लेकर के 2025 के जून तक, मतलब 1.5 वर्ष का कोर्स हम एक साथ लेके आ रहे हैं 199 रुपया में। करंट अफेयर तहलका बैच के नाम से आपको मिल जाएगा। ये किसके लिए जरूरी है? जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हैं, जो सिविल कोड के कैंडिडेट हैं, या बीएसएससी बिहार किसी भी एग्जाम के लिए हम 1.5 वर्ष का करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। पूरा पीछे वाला 1 साल और आगे का जनवरी फरवरी में जो पढ़ाएंगे, तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 1.5 साल तक रहेगी। यानी कि जून तक ये बैच आप 6 महीना, आगामी 6 महीना तक इस बैच को यूज कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे बैच आपको मिल जाएगा। अब यहां पे आर्टिकल के साथ आपको मिलान करना है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा सब सामने सामने है। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, और 5वां का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन राज्य विधानसभा की संरचना की बात करें तो अनुच्छेद 168 में पढ़ना है। तो इसका जो आंसर है एकदम सामने सामने है। इसका जो आंसर है वो क्या है? वो सामने सामने है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो सभापतित्व है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आसान क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा।
और इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 108 में किया गया है। अच्छा, एक बात आपको पता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, और तरीके क्वेश्चन दूसरा चीज कह रहा है, तरीके, ओहो, पूरा ध्यान से समझना है क्वेश्चन, गड़बड़ा गया। देखिए बहुत अच्छा, अब इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, यहां से प्रश्न होता है कि बुलाता कौन है। एक क्वेश्चन यह हुआ, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, ये अलग क्वेश्चन हो गया। बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन बात यहां देखिए, सभापतित्व कौन करता है? पहली बात, इसको डिटेल में समझते हैं 2 मिनट। लोकसभा और राज्यसभा अगर किसी भी मुद्दा पर सहमति नहीं जता पाते हैं, सहमत नहीं होते हैं, तो दोनों के बीच में विवाद का निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। क्लियर है? लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है। बहुत सावधान रहना है। तो इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब बात निकल गया है तो हम बता देते हैं कि आज तक मात्र 3 बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है, सिर्फ 3 बार, कि संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा है राष्ट्रपति को। सिर्फ 3 बार, और तीनों बार का हम लिख देते हैं। अब जब बात निकल गया है तो लिख लीजिए। एक दहेज विधेयक को लेकर के हुआ था। पहला बार कब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था? तो जब दहेज विधेयक की बात थी, दहेज विधेयक की बात थी, उस समय एक बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, और वो घटना है 1961 की, दहेज विधेयक 1961। दूसरा है बैंकिंग विधेयक। दूसरा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। दूसरा है बैंकिंग विधेयक। और यह जो विधेयक है वो कब हुआ था? तो 1978 की घटना है। और तीसरा, 3 बार अभी तक बुलाया गया है संयुक्त अधिवेशन, और एक था पोटा को लेकर के। आया बात समझ में? पोटा विधेयक जो है 2002 में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। 3 ही ऐसे सिचुएशन आज तक क्रिएट हुआ है जिसमें राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। लेकिन उसकी अध्यक्षता हमेशा कौन किया है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको आप हम चाहते हैं कि दहेज विधेयक, बैंकिंग विधेयक और पोटा विधेयक, ये 3 गो विधेयक में आज तक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? इसको याद रखिएगा कि आखिर संयुक्त अधिवेशन आप बार बार सुनते जरूर हैं, लेकिन 3 ही सिचुएशन आज तक क्रिएट हुआ है मेरे दोस्त। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है कि राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 153 में किया गया है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या यह कहना सही है? बिल्कुल। राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। गलत। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति का एजेंट माना जाता है। हमेशा बीपीएससी का जब मेंस होता है प्रशासनिक, तो जीएस पेपर 2 में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि राज्यपाल को लेकर के हमेशा विवाद यह होता है कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग है। हाँ, राज्यपाल राज्य की विधायिका का जो होता है एक अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। गलत बात है। उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मेरे दोस्त, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 2 ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला और तीसरा। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? देखो, एक कंडीशन था बेरूबारी मुकदमा।
थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? थोड़ा इसको डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। 1960 में हुआ था बेरुबारी मुकदमा, और इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, जबकि आज प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन उस समय 1960 में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है उस संविधान का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि कहां कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरुबारी में, याद रखेंगे। अब देखिए, गोलकनाथ जब मुकदमा हुआ, क्लियर है, तो संसद नागरिकों के मूल अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार रखती है, यह कहा गया। क्या कहा गया कि संसद जो है नागरिकों के मूल अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार रखती है। क्लियर है? 1967 में यह हुआ था। और केशवानंद भारती मुकदमा की बात करें तो यह हुआ था 1973 में। 1973 में केशवानंद भारती मुकदमा में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस सब आपको कलर चेंज कर देते हैं। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है या भाग है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना संविधान का अंग है, 21 मुकदमा में कहा गया, तो केशवानंद भारती मुकदमा। फिर पूछेगा उल्टा, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, कहां पूछा गया? तो बेरुबारी मुकदमा में। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह कहा गया बेरुबारी मुकदमा में। अब प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह कहा गया केशवानंद भारती मुकदमा में। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। और एक वो था गोलकनाथ मुकदमा, इसमें कहा गया कि सांसद अगर चाहेगी तो नागरिकों के मूल अधिकारों में अगर जरूरत के हिसाब से उनको आवश्यकता महसूस हो तो उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो छोटी छोटी बातें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इग्नोर नहीं करना है छोटी छोटी, यही तो छोटी छोटी बातें हमको सीखना है, इसीलिए तो आप टेस्ट ज्वाइन किए हैं। जो आप जानते हैं वो तो आप जानते हैं, जो थोड़ा सा दिमाग से स्किप होगा उसी को हमको सीखना है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। कहता है निशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। जवाब दीजिए 132 का क्या होगा? निशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? नहीं, यह आता है राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत में। आप पढ़े होंगे आर्टिकल 45 में, अनुच्छेद 45 में पढ़े होंगे। 0 से 6 वर्ष के बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो ये कहां किया गया है? आर्टिकल 45 में। और आर्टिकल 45 आता कहां है? तो यह आता है नीति निर्देशक तत्वों में। तो निशुल्क शिक्षा की बात अनुच्छेद 45 में कहा गया है। हालांकि जब मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था तो उसमें यह भी कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा, और उसको अनिवार्य शिक्षा कहा था, निशुल्क नहीं कहा था। और उसको अनुच्छेद 21 के कम में रख दिया गया था जो कि मौलिक अधिकार में है। लेकिन यहां पे अनिवार्य शिक्षा वर्ड यूज नहीं किया है, यहां पे निशुल्क शिक्षा वर्ड यूज किया है। अगर अनिवार्य शिक्षा वर्ड यूज करता तो मौलिक अधिकार में आ जाता, जो कि अनुच्छेद 21 के कम है। यही सब जो गेम है ना, आप जानते भी रहिएगा ना तो आपके साथ खेल लेगा एग्जामिनर जो है। दिमाग में रखिएगा इस सब चीज को, ठीक है ना? वेरी गुड। अगला देखिए, अब आपको मिलान करना है। 69वां संविधान संशोधन
69वां संविधान संशोधन जो है ये अधिनियम 1991 में हुआ था और इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो मेरे भाई ए का हो जाएगा 5। 75वां संविधान संशोधन में 75वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो इसमें राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना किया गया था। तो इसलिए बी का हो जाएगा 1। बी, ये सब याद रखना है। अगर हम बना रहे हैं तो हमको तो याद होगा। अब एक बार में थोड़ी ना याद हुआ होगा, रटित रटित पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस करते करते या पढ़ते पढ़ते। तो आप भी मेरे से बेहतर कर सकते हैं। 2 बार 4 बार 5 बार भूखैला ऐसन पढ़ना है, एकदम लगता है कि मिलबे नहीं करेगा वैसन पढ़ना है, रटना है, पागल हो जाना है उसके पीछे, एकदम याद हो जाएगा। अब मेरे से बेहतर कर सकते हैं। तो बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 5, यहां भी ए का 5, बी का 1, यहां भी बी का 1, कांटा का टक्कर चल रहा है। आइए सी, 80वां संविधान संशोधन जो है उसमें कहा रखा गया। तो 80वां संविधान संशोधन में भाई 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकारा गया। तो सी का हो जाएगा 4। देखिए यहां भी सी का 4, लेकिन यहां सी का 3, मामला गड़बड़ा गया। यहां तक ठीक है। और डी 83वां संविधान संशोधन में रखा गया था क्या? तो अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो ये सब जो है ठीक है, नहीं बना होगा, हो सकता है गलती हुआ होगा, हम मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक वो पॉइंट को रोज सीखना है। एगो नया पॉइंट, 2 गो नया पॉइंट, 3 गो नया पॉइंट, धीरे धीरे 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में अपने आप को उस ऊंचाई तक ले आना है। जो क्वेश्चन बनता है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो नहीं बनता है वही अमृत है आपके लिए। क्लियर है? इसका आंसर ए हो जाएगा। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्य का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की? तो वो थे फजल अली। याद रखना है इसको, कौन थे? फजल अली थे। इस बात को याद रखना है दोस्त, फजल अली। और नवंबर में गठन हुआ था 1956 में, है ना? नवंबर 1956 में गठन हुआ था, राज्य पुनः गठन किया गया था। तो फजल अली याद रखिएगा। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। और हम पॉलिटी का जो मेरा फाउंडेशन बैच था उसमें हम सब सारे राज्य का भाषा याद करवाए हैं कि किस राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कब हुआ था। क्लियर है ना? चलिए, श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में? अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। तो एक रट जाना है, ये क्वेश्चन को एकदम रट जाइएगा, कोई उपाय नहीं है। ये दोबारा कभी भी अगर एग्जाम में आवे तो खट से इसका जवाब मारना है। आया बात समझ में? दोबारा कभी भी आवे तो क्या करना है? खट से इसका जवाब मारना है। तो क्या होगा? 1956 में। इसका याद रखिएगा। लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है? देखिए, समाज में पुरुष और महिलाओं को असमान भूमिकाएं सौंपना यह कहलाता है लैंगिक विभाजन। यानी कि स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर होता है, काम करने की क्षमता में अंतर होता है, लैंगिक विभाजन कहलाता है। समाज में पुरुषों और महिलाओं को असमान भूमिकाएं सौंपना, ये इसका रियल डिफिनेशन हुआ। लैंगिक विभाजन का रियल डिफिनेशन क्या हुआ? ठीक है ना? हां, रामालू का डेट हो गया था, भूख हड़ताल पे थे, तो उसी की वजह से। और सबसे पहले आंध्र प्रदेश को 1953 में ही दर्जा दिया गया था भाषा के आधार पर, सबसे पहले 1953 में। क्लियर है? चलिए, तो समाज में पुरुषों और महिलाओं को समान भूमिकाएं सौंपना, है ना, असमान भूमिकाएं सौंपना, इसको ध्यान देना है, असमान होना चाहिए। तो स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, ये लैंगिक विभाजन नहीं कहलाता है। स्त्री एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात भी नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। बिहार सिविल कोर्ट के लिए बैच है, 15 नंबर जीएस उसमें पूछा जाता है। और 6 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके कोई भी दोस्त होंगे तो बैच है जिसका नाम है लक्ष्य जुडिशरी बैच।
लक्ष्य जुडिशरी बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे 6 जनवरी से उन छात्रों के लिए जो सिविल कोर्ट का मेंस देना चाहते हैं। बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर समान अध्ययन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर है। 199 रुपया में है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे बैच अवेलेबल है। किस राज्य की सरकार ने 22 दिसंबर 1969 को डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्य को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन किया? चलिए 127 में बताएंगे। देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो मुद्दे होते हैं उस पर विचार करने के लिए ये तमिलनाडु में गठन किया गया। इस बात को याद रखिएगा, ले जाओ। किस राज्य की सरकार ने 22 दिसंबर 1969 को डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन किया? तो याद रखना वो तमिलनाडु है। पूछ रहा है किस सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने भैया? तो तमिलनाडु सरकार ने। खास करके इस बात को याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच में मुद्दों, संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा। इनमें से कौन सा वाक्य गलत नहीं है? वाह, घुमा दिया है, मतलब सही है पूछ रहा है। प्रवासी अपने साथ अपनी संस्कृति लाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी प्रवासी, जैसे बांग्लादेशी अगर भारत में आते हैं तो अपनी संस्कृति को लेके आते हैं। वे एक अलग सामाजिक समुदाय बनाते हैं। बिल्कुल, वो एक जगह अपना एक अलग समुदाय बनाते हैं, ये भी ठीक है। वे दुनिया को बहुसांस्कृतिक बनाने में मदद करते हैं, ये भी ठीक है। कोई गलत नहीं है। कौन सही है पूछा था, तो सारे के सारे सही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन से कारण जिम्मेवार हैं? कौन सा कारण जिम्मेवार है? कौन कौन सा कारण है? देखो, बड़े पैमाने पर शहरीकरण का होना। दोस्त, जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन से कारण जिम्मेवार हैं? जाति व्यवस्था अब नहीं है, कम हो रहा है। जाति व्यवस्थाएं टूट रही हैं। अब जाति को कोई मान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि शहरीकरण हो रहा है। आप जिस क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हो, किस जाति का बच्चा बगल में बैठा हुआ है, आप मानते हो? नहीं मानते हो, दोस्त मान लेते हो उसको। शहरीकरण के चलते साक्षरता और शिक्षा का विकास हुआ है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाति पर उतना भरोसा नहीं करते हैं। व्यवसायिक गतिशीलता भी हुआ है, बिजनेस भी बढ़ा है। अब किसी भी जाति का दोस्त, किसी भी जाति का व्यक्ति आपका व्यापार पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बन सकता है। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सारा का सारा उपयुक्त में से एक से अधिक जितने भी विकल्प हैं, सभी अच्छे विकल्प हैं जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए। क्लियर है मेरे दोस्त? अगला देखते हैं। नेपाल में पहली बार लोकतंत्र कब हुआ? अब देखो मेरे दोस्त, ऐसे जो प्रश्न है एकदम डायरेक्ट, इसको जैसे सिंहली भाषा श्रीलंका वाला था उसको डायरेक्ट याद रखना है। नेपाल में पहली बार लोकतंत्र कब आया? 1990 में आया था। इसके बाद फिर 2006 में, फिर 2008 में पहली बार वर्ड यूज किया है दोस्त, कंफ्यूज मत करना, पहली बार वर्ड यूज किया है। लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए? तो साफ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और लगातार होना चाहिए 5 वर्ष पर। सारे ऑप्शन सही हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसका जवाब आस पड़ोस और सामाजिक व्यवस्था से आपको मिल जाएगा। 20% आपके पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे होंगे या किसी भी एग्जाम में जो व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके पॉलिटी में। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती लोकतंत्र के सामने किसी रूप में है? निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती लोकतंत्र के सामने किसी रूप में है? बताएंगे। विस्तार की चुनौती नहीं है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। ये लोकतंत्र की चुनौती है कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाना है। संविधान की आवश्यकता किस लिए है? अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा जिसको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त। आप इतने परिपक्व हैं, आप ग्रेजुएट बच्चे हैं,
इतने परिपक्व है कि कुछ प्रश्न का जवाब आप अपने ब्रेन से दे सकते हैं। बताएंगे भैया, संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि सरकार का निर्माण कर सके। संविधान रहेगा तो सरकार का निर्माण होगा। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय बनाने के लिए। संविधान नहीं रहेगा तो सबको एक समान रूप से कौन देखेगा? ये भी ठीक है। सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाने के लिए, सरकार की शक्ति पर पाबंद लगाने के लिए भी संविधान जरूरी है, नहीं तो संविधान से बाहर सरकार काम करने लगेगी। भैया ये भी सही है। मतलब ये हुआ इसका सारा ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? गुड। फरवरी 2004 में फ्रांस में कौन सा कानून बनाया गया था? एक क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसमें अगर आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाते हैं तो उस स्कूल में धार्मिक और राजनीतिक प्रतीकों को धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग माला पहन के चल जाते हैं, बजरंगबली का गदा लटका के हाथ में बांध के, बुर्का पहन के आ जाते हैं, मुरेठा बांध के आ जाते हैं। ये सब फ्रांस में मना कर दिया गया, अलाउ नहीं था। तो ये सब याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन अगर रिपीट हुए तो रिपीट कब होगा? हर प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और पीछे जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको मनन करेंगे। सारा सेट पेपर संभाल कर रखिएगा, उसी को बार बार रिवीजन करते रहना है दोस्त। 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था? तो याद रखिएगा ईवीएम का। ये भी कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब? 1964 में। कल वाला ही रिपीट हो गया है। हम हालांकि आज शिकायत कर दिए हैं कि कल वाला 3-4 क्वेश्चन आज रिपीट हो गया है, तो कल ही पढ़ाए थे और हमको याद रखना चाहिए था। अब देखिए फिर भी गलत लोग आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, जबकि इसका आंसर क्या होगा? कल ही पढ़ाए हैं हम। तो मेरे दोस्त, जब तक आप इसको जहन में याद नहीं रखिएगा ना, मजा नहीं आएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 34। 33 अन्य न्यायाधीश है और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश है। तो वर्तमान में कितने हैं? तो दोस्त मेरे 34 है। इसको याद रखना। कहां कोनो कंफ्यूजन है? छोटी छोटी बातों का कलेक्शन ही तो हमको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाता है दोस्त। याद रखना मेरे दोस्त। एफआईआर को हिंदी भाषा में लो मिलो इनसे, मिलो इनसे। आज तक हम लोग के जहन में कभी नहीं आया होगा, पर आज सीख लोगे यार। बताओ बताओ दोस्त, एफआईआर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? बताओ दोस्त, कोई तो बता दो। आसान है, आपको पता भी है, बहुत आसान है। बताओ। एक 138 का ए बता रहे हैं। हां, जिनका ए है एकदम सही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं दोस्त। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त। भारत में अधीनस्थ न्यायालय को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है वैसे न्यायालय जो किसी के अधीन हो। बताइए। बहुत अच्छा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बिल्कुल उसी को कहते हैं प्रथम सूचना पत्र। चलिए, धनंजय कुमार कहते हैं आपके जैसा नहीं, पेपर नहीं सेट करता है। देखिए धनंजय जी, प्रैक्टिस जो होता है वो नॉलेज का होता है सर। आप 10वां का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि एटम बम और गेस पेपर से क्वेश्चन लड़ा लीजिएगा। सर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, और शिक्षक बनना एक गुण का अवलोकन करने के समान होता है जिसमें आपके अंदर अद्भुत नॉलेज होना चाहिए। और आप अगर सिर्फ प्रथम दृष्टया में ये सोच रहे हैं कि हमको एग्जाम खाली पास कर जाना है, तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहिएगा शिक्षक बन के भी, क्योंकि वहां प्रतिदिन आपको बच्चों को पढ़ाना रहेगा। सर आपको मौका मिला है, अपने ज्ञानार्जन को बढ़ाइए थोड़ा सा। भारत में अधीनस्थ न्यायालय को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? इसको जिला न्यायालय भी कहते हैं, सिविल जज न्यायालय भी कहते हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायालय भी कहते हैं, और भी कई, फौजदारी कोर्ट कहते हैं, इसको फौजदारी कोर्ट भी कहते हैं, इसको राजस्व कोर्ट भी कहते हैं। भैया इसके कई नाम हैं, तो उपयुक्त में से इसका जवाब हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद की व्याख्या करते समय जीवन के अधिकार के साथ योजना के अधिकार को भी शामिल किया? जीवन का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? 21 में है। लोक नियोजन की व्यवस्था 16 में और छुआछूत है 17 में। ठीक है दोस्त, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन,
आदिवासी 1989 के अधिनियम का किस रूप में सहारा लेते हैं? 41 क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे भैया। इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति आदिवासी के जमीनों पर कब्जा करता है तो उसको सजा दिया जाता है। इसका आंसर होगा बी, अपनी परंपरागत जमीन पर कब्जे की बहाली के रूप में 1989 के अधिनियम को आदिवासी देखते हैं। और इस अधिनियम के तहत अगर इनके जमीन को कोई हड़पने का प्रयास या हड़पता है, उनको सजा दिया जाता है मेरे दोस्त। क्लियर है? जलापूर्ति का काम केवल किसके हाथ में होना चाहिए भैया? निजी कंपनी के हाथ में नहीं, सरकार और निजी कंपनी के हाथ में नहीं, खाली सरकार के हाथ में होना चाहिए जल आपूर्ति करना। धनंजय जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या अनसब्सक्राइब कीजिए। हजारों बच्चों का रिजल्ट हुआ है, हम लोग देते हैं। हम लोग इन छोटी छोटी बातों में कभी नहीं पड़ते हैं। सर आप रिजल्ट दीजिएगा तो आपका जीवन सुधरेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमको जो होना था सो हो गया। धनंजय जी, बड़ा आपको स्पष्ट हम बात बता देते हैं। जीवन में एक बात याद रखिए, जीवन में जिस ईगो के साथ आप बात कर रहे हैं, हालांकि हम इतना छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तुम नहीं तो कोई और सही। एक बात आपको धनंजय जी बड़ा बढ़िया से समझा देते हैं। हम धनंजय जी आपको कह रहे हैं, आपका जितना पढ़ते हुए उम्र नहीं हुआ होगा ना, 17 साल से हम पढ़ा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात सुन लीजिए, आप रिजल्ट देंगे सर तो आपका सम्मान, आपके माता पिता का सम्मान समाज में होगा, मेरा नहीं होगा। और हम वो शिक्षक लोग हैं ना, जिस दिन आपका रिजल्ट हो जाता है उस दिन हम आपको अपने डायरी से निकाल देते हैं। हमें खास करके मेरे को पर्सनली फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम को पड़ता होगा, संस्थान को पड़ता होगा, एकदम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। इसलिए इस प्रकार का आप बिल्कुल भी हमसे उम्मीद ना रखें कि हमको कोई फर्क पड़ेगा। सारे बच्चों को हम बता देना चाहते हैं। एक बात आप समझिएगा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं हम, वो लोग हैं, हमारा जीवन यापन आप ऐसे लोगों से चलता है जो बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारों के पैसे से हमारे घर का चूल्हा जलता है। सर जिस दिन आपका रोजगार हो जाएगा ना सर, जिस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी ना, आप मेरे लिस्ट में से निकाल दिए जाओगे ऐसे भी। तो हमें फर्क नहीं पड़ता है आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, एक ठो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने अपनी जवानी शिक्षा जगत में झोंक दी है। सर अभी तो आप तैयारी ही कर रहे हैं, तैयारी करिए, निकालिए और संस्था समाज को कुछ दीजिए ना सर। आपका कंपटीशन मेरे से क्यों है? आप हैं कौन? आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो आगे मुड़ते हैं, पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आज के बाद से इस ईगो को शांत रखिए और ज्ञान अर्जन कीजिए। सर शिक्षा का तैयारी, टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं, आपको बच्चों को ज्ञान देना है, सिखाना है, कंपटीशन नहीं करना है। सर अभी आप निकालो, एग्जाम तो निकालो, ये आपका ईगो आपको एक दिन ले डूबेगा सर। धन्यवाद आपको। चलिए फर्क आप लोग को लगता है कि हम लोग को फर्क पड़ता है इस सब चीज से, आप दिमाग से निकाल दीजिए सर। दूर दूर तक किसी से रिश्ता हम लोग का नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। कौन दुनिया में आप हो सर, पूरी जवानी अपने झोंक दी इसी में, अब आपके बात से मेरे को फर्क पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये है सारथी बैच, बहुत दिनों के बाद, करीब 4-5-6 महीना के बाद अभी मेरा बैच लॉन्च हुआ है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए कॉमन पेपर के लिए दोस्त, 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होता है, आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बैच लेना या नहीं दोस्त, इस बैच को जरूर ले लेना, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, करंट अफेयर और इंडियन ज्योग्राफी पूरा इतना जबरदस्त पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक को हम आपको रटवा देंगे। इंडियन ज्योग्राफी, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन और करंट अफेयर, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। और इस बैच का नाम है सारथी बैच, इसको आप खरीद लोगे। 6 तारीख से ये बैच हमारा चलेगा दोस्त। क्लास 6 to 8 की तैयारी करने वाले, किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे, 9-10 की तैयारी करने वाले और 11-12 की तैयारी करने वाले, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सबके लिए कॉमन पेपर सेम होता है। तो 40 नंबर की तैयारी आप मेरे साथ करेंगे सारथी बैच में दोस्त। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पर्यावरण का अंग है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। धनंजय कहते हैं सर आप नाराज हो गए, मैं दूसरे चैनल को बोल रहा था, सिर्फ हल्ला करता रहता है, प्लीज आपको नहीं बोल रहे थे। ठीक है धनंजय, मेरे को लगा कि आप मेरे को बोल रहे हो। ठीक है, मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जहां से निकलूंगा रास्ता बना लूंगा। तो मेरे दोस्त ठीक है, मेरे को लगा कि आप मेरे को बोल रहे हो। धनंजय का सभी लोग स्वागत करेंगे, और धनंजय किसी और को बोल रहे थे, मेरे को लगा मेरे को बोल रहे हैं।
तो ठीक है धनंजय, ईगो को एकदम शांत रखना है दोस्त। हमेशा यार कोई किसी की मदद नहीं करता। आपका टैलेंट आपको बता दे, एक नंबर से भी आपका रिजल्ट नहीं होगा ना, मैं दावे के साथ कहता हूं सबको यही कहेगा कि इसको 10 नंबर से नहीं हुआ होगा। झूठ बोल रहा है कि 1 नंबर से नहीं हुआ है। मेरे दोस्त, क्रांति की आग तेरे सीने में जले या मेरे सीने में जले, जलना चाहिए मेरे दोस्त। और हम कहते हैं नवाबी हवाबाजी से जिंदगी में कभी किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है। जो बातें तथ्य याद है दिमाग में, एग्जाम हॉल में जाएगा, सही ऑप्शन ठोकेगा, सही गोला घेरेगा दोस्त, उसी का रिजल्ट होता है। इतना सा तो खेल है, बाकी सब जाल है। इस बात को याद रखना। पर्यावरण का अंग क्या है? स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पर्यावरण का ही अंग है। शुद्ध वायु होना भी है और स्वस्थ वातावरण का मेरे दोस्त होना है। तीनों चीजें जो हैं वो पर्यावरण का ही तो अंग है। सर आप गुस्सा कर लेते हैं, जो सच्चे इंसान होते हैं ना बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। हमें बनावटी काम में नहीं आता। अभी आप मेरा मेहनत देखे नहीं हो, देखना TRE4 में कितना करेंगे तुम लोग के लिए। जरूरी नहीं है खाली पेड बैच में ही करेंगे, फ्री में भी करेंगे। आया बात समझ में? तो गुस्सा वही करता है जिसको हक होता है। आपने हक दिया है तो हम गुस्सा करेंगे। आप अगर भाई मानते हो, मेरे को टीचर मानते हो, हम मेरा हक अगर देते हो तो हम करेंगे, और मेहनत भी उतना ही जम से करेंगे। जो हमारा सेक्शन रहेगा प्रयास करेंगे दोस्त, उसमें बहुत मेहनत करने का। राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होती है। चलो इसी बात पर इसका जवाब दे दो आप। इसी बात पे आप इसका जवाब दे दो दोस्त। राज्य की कार्यपालिका में क्या सम्मिलित होता है बताएंगे? फटाक से जवाब देंगे। कॉमन पेपर का टाइम बता देंगे। कॉमन पेपर का जो टाइम है वो रात में 9 से 10 होगा, या उसको 2 टाइमिंग हम सोचे हैं, टाइमिंग 2 सोचे हैं, वो डिसाइड कर देंगे। दोनों टाइमिंग में से कोई एक टाइमिंग रखेंगे, ठीक है? या तो ये क्लास दोपहर में चलेगा या तो ये क्लास इवनिंग में चलेगा। तो टाइमिंग हम आज डिसाइड कर देंगे दोस्त, और कल हम आपको बता देंगे। और सुनिए, पॉलिटी का डिस्कशन रोज चलता है, आपको पता है 6:30 बजे से रोज चलता है, लेकिन एप्लीकेशन पर चलता है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर लाइव कोई भी देख सकता है उसको। तो शाम में जुड़ा कीजिए आप लोग। क्लियर है दोस्त? राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित होता है कौन कौन? देखिए मेरे दोस्त, विधानमंडल की चर्चा जो है अनुच्छेद 168 में किया गया है, और इसके 2 अंग बताए गए हैं मेरे दोस्त। एक बताया गया है विधानसभा, एक बताया गया है विधानसभा, और एक बताया गया है विधान परिषद मेरे दोस्त। और एक बात हमेशा आप याद रखना, आप एक बात हमेशा याद रखना, विधानसभा 170 में और विधान परिषद 171 में। तो आपके जिहन में सवाल उठना चाहिए कि सर 168 के बाद तो 169 होना चाहिए था, तो सीधे सर आपने ठोक दिया 170। तो भैया मेरे 169 में क्या है? विधान परिषद को कैसे बनाया जाता है, इसकी चर्चा की गई है। और इसमें बगल में राज्यपाल को रखा जाता है भैया अभिन्न अंग के रूप में। काहे रखा जाता है? क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद किसी विधेयक को लाते हैं, जब तक राज्यपाल उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनेगा। सुजीत कोई बात नहीं, रात में रखेंगे, फ्री होकर के उसका क्लास चलेगा दोस्त। उसका क्लास ऐसे टाइम में रखेंगे जिस समय आप लोग आराम से कर सकते हो। 7 से 8 शाम में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टाइम में रखेंगे, और रिकॉर्डेड भी देख सकते हो बाद में, आप कोई दिक्कत नहीं है। पर गर्दा पढ़ाएंगे, क्योंकि कॉमन पेपर बहुत मायने रखता है आपके लिए, बहुत मायने रखता है कॉमन पेपर। और उससे ज्यादा है चीजों को याद रखना। राष्ट्रीय आंदोलन की एक एक चीजवा दिमाग में घुसा देंगे, इंडियन ज्योग्राफी एक एक चीजवा दिमाग में घुसा देंगे। हाँ, एप्लीकेशन पर रोज डिस्कशन होता है, पॉलिटी कराते हैं ना रोज 6:30 बजे, हम रोज शाम में कराते हैं पॉलिटी का डिस्कशन, ऐसे ही रोज करवाते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या होगा? बिहार विधानमंडल में सम्मिलित कौन कौन है? तो राज्यपाल भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्त? इसका जवाब डी होगा। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। बहुत बढ़िया। तो पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कितने लोगों की आबादी पर होता है? देखिए, ग्राम पंचायत जिससे मुखिया बनता है, इसका चयन 7,000 की आबादी पर होता है। ग्राम समिति या इसको पंचायत समिति भी कहते हैं। पंचायत समिति की जो चयन प्रक्रिया है वो 5,000 की आबादी पर है दोस्त। और अगर हम बात करें जिला परिषद की, तो इसका चयन प्रक्रिया है 50,000। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, ठीक है दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। और आपको हम बता दें कि इंडिया का मैप आप जरूर याद रखिएगा। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडिया का मैप मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लिख लीजिए, गुरु जी का जीएस। यह एक यूट्यूब चैनल है दोस्त, और इस यूट्यूब चैनल पर गुरु जी का जीएस यूट्यूब चैनल है, विकास सर लिखिएगा, गुरु जी का जीएस बाय विकास सर। इस पर दो गो टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक पढ़ लीजिएगा इंडिया का मैप, आपको मजा ना आए तो मेरा नाम बदल देना, और एक पढ़ लेना बिहार का मैप। लगभग 1 लाख लोगों ने देखा है बिहार का मैप, या सर्च करो बिहार का मैप बाय विकास सर, ये यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। इसी पर आप लोग के लिए रिकॉर्ड करके हम डाल दिए हैं। गुरु जी का जीएस हमारा यूट्यूब चैनल है। दो गो टॉपिक आप जरूर देखना, बिहार पॉलिटी के लिए और इंडिया पॉलिटी के लिए, ये दो गो, ठीक है ना। अगर इंडिया का मैप और बिहार का मैप मैं लिख के देता हूं, मजा ना आए, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और अपने घर में कभी दीवार पे नहीं टांगोगे। हम आज आपको चैलेंज करते हैं। और सुनिए, इस बार हम ऐसा ऐसा टॉपिक को खिलौना की तरह आपको याद कराएंगे ना कि आप कहिएगा कि सर अब हम टीचर बनने के काबिल हो गए हैं। वैसा पढ़ाई मत कीजिए, खाली लिखना लिखिए और 4 दिन के बाद भुला जाइए। पढ़ा हुआ, चूंकि आपको जिंदगी भर पढ़ाना है जाकर के, इसको बढ़िया से कर लीजिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा बताए? बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लग चुका है, और पहली बार लगा था 26 जून 1968 को, और उस समय राज्यपाल बिहार के थे नित्यानंद कानूनगो। मेरे दोस्त इसको याद रखना, मेरे दोस्त इसको एकदम याद रख लेना है, ये मेरा बस छूटना नहीं चाहिए। ये पॉइंट पढ़ लिए, अब इसको भूलना नहीं है। इस कैसे करेंगे? क्वेश्चनवा पेपर आपके पास होबे ना करेगा, उसको रिवीजन करते रहना है रोज। 10 मिनट में तो रिवीजन हो जाएगा, 20 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। यही मेहनत है दोस्त। और ये जो बैच है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, जिनका एसएसटी और जीएस है, एक कॉम्बो पैकेज है, ले सकते हैं। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के टीचर हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से बैच हमारा चलते रहता है। अभी अभी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। कहता है कि अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था? क्वेश्चन रिपीट किया गया है, देखते हैं कितना जवाब देते हैं, देखते हैं कितना जवाब देते हैं। आप बताइए, एक क्वेश्चन रिपीट है, 2 दिन पहले, 1 दिन या 2 दिन पहले क्वेश्चन को करवाए हैं। आप बताओ, 78 कल ही करवाए थे, हम कल ही करवाए थे। 78 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुआ था 5वें चरण में, 5 चरण में चुनाव हुआ था, और 5वां में 78। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्त। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें हैं? देखो, विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में दोस्त 40 सीटों पर चुनाव होता है, और 40 सीटों को बांटा गया है 2 कैटेगरी में। एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं, और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्त 2 सीटें हैं। दोनों में, एक में है मनिहारी, एक है कटोरिया। 2 विधानसभा है जहां अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। क्वेश्चन क्या था? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, तो यानी एससी के लिए पूछ रहा है, तो कितना सीट है? 38 है। आंसर क्या ए मारेंगे। क्या मारेंगे दोस्त? ए मारेंगे। 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा से था? सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्त। ए है हिल्सा में चुनाव हुआ था, शायद 11 और 13 ऐसे कुछ है, बहुत पॉपुलर हुआ था, शायद 13 वोट से या 11 वोट का मात्र अंतर था। ठीक है ना।